रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 12 आरजी विलर। निकिता बैठकर टीवी देखते हुए खाना खा रही थी, तभी उसके फोन पर कॉल आया। उसने बिना देखे फोन उठाकर कहा, हेलो। मेघना बोली, कहाँ है? निकिता बोली, कनाडा में हूँ। मेघना बोली, मतलब न्यूज़ सही है? वैसे न्यूज़ तो ये भी है कि आरजी वापस नहीं आने वाला, क्या ये सच है? निकिता चीरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, वो राक्षस कुछ बताता है क्या? मेघना बोली, तो क्या वहां हनीमून? निकिता गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ, इसलिए तो आई हूं और कोई काम नहीं है ना मुझे। ईयरफोन रख, मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है। ये कहकर फोन काट दिया। आरजी वहां आकर बोला, क्या हो गया? निकिता मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं। वैसे क्या हम सच में हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं? आरजी बोला, ऐसा कुछ नहीं है, काम होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। निकिता कुछ सोचते हुए बोली, आरजी एक बात पूछो? आरजी निकिता को एक नजर देखकर बोला, शो? निकिता बोली, तुम्हारा पूरा नाम किसी को नहीं पता है, पर मुझे जानने का बहुत मन है, बता सकते हो? मतलब मैं बीवी तुम्हारी। आरजी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कब का आपने नाम को भूला दिया है। अब तो आरजी ही मेरी पहचान है। मेरा नाम मैंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन मेरे परिवार की मौत हो गई थी और उनको मारने का आरोप मेरे ऊपर लगा था। निकिता हैरान होकर बोली, तुम तो इंटरव्यू में बताया था तुम्हारे मॉम डैड के मरने के समय तुम 10 साल के थे। आरजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये देखकर निकिता थोड़ा गुस्से में बोली, कितने बेवकूफ लोग हैं, एक बच्चा कैसे आपने पूरे परिवार को मार सकता है? आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने मार डाला था जिसने मेरे परिवार को मार डाला था। निकिता हैरान होकर बोली, तभी आरजी वहां से जाते हुए बोला, हम। निकिता के मुंह खुले के खुले रह गए। दरवाजे से आ रहे एकम ने जब निकिता का चेहरा देखा, वह मुस्कान के साथ मन में बोला, जब इसे ये पता चलेगा कि इसने भी उन्हें मारने में आरजी का बर्बाद साथ दिया था तब क्या होगा। वो अंदर आते हुए बोला, वैसे आरजी की पूरी कहानी सुननी है? निकिता एकम की तरफ देखकर बोली, पूरी कहानी मतलब? एकम मुस्कान के साथ बोला, बताता हूँ। वैसे बचपन में आरजी की एक गर्लफ्रेंड भी थी, कभी कूल थी वह। आज भी आरजी उससे बहुत प्यार करता है। निकिता शौक होकर बोली, क्या? फ्लैशबैक। एक हवेली को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी कामों में लगे हुए थे। तभी एक 8 साल का बच्चा किसी राजकुमार की तरह सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। उसने सर पर गुलाबी रंग का सेहरा बांध रखा था। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी नजरों किसी को ढूंढ रही थी। उसे ऐसे देखते हुए पाकर उस बच्चे की मां मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ शहजादे, अपनी दुल्हन को ढूंढ रहे हैं? वो बच्चा बोला, ऐसा ही समझ लीजिए मासा, बताइए वो छुटनकी है, कहा। 3 साल की एक छोटी सी बच्ची दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, मासा बता दे इनको, हम छुटनकी नहीं है। उस छोटी सी बच्ची ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसने मुंह फुला रखा था। प्रेजेंट टाइम। आरजी गुस्से में बोला, एकम। एकम तो जैसे घबरा सा गया। वो बिना आरजी की तरफ देखे वहां से भाग गया। निकिता बोली, अरे रुको तो। फिर गुस्से में आरजी की तरफ देखकर बोली, अरे भगा क्यों दिया? खुद तो अपना पूरा नाम भी नहीं बता रहे और उससे पूरी कहानी भी सुनने नहीं दी। आरजी बोला, मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ी हो तुम, ये बताओ मुझे। निकिता गुस्से में वहां से जाते हुए बोली, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो विला से बाहर चली गई और कार में जाकर बैठकर बोली, कहीं कॉफी शॉप में लेकर चली। आरजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एकम वहां आकर बोला, ईर भाभी कहीं जा रही है? आरजी गुस्से में बोला, जाने दे उसे, इसके नखरे उठा उठा कर मैं पागल हो चुका हूँ। पता नहीं कुछ समझती क्यों नहीं। और तूने ही कहा था ना कि पुरानी बातें उसे नहीं बताना है। एकम बोला, मैं उसके सामने किसी के भी नाम का जिक्र नहीं करता। आरजी बोला, कोई जरूरत नहीं है उसे कुछ भी बताने की। निकिता के आंखों में आंसू थे। वो कॉफी शॉप में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी एक लड़का उसके सामने वाले चेयर पर बैठकर बोला, हेलो। निकिता उस लड़के को देखते हुए हैरान होकर बोली, आप कौन? वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, आप ना शुभचिंतक समझ लो। निकिता बोली, कोई अजनबी शुभचिंतक कैसे हो सकता है, अपना नाम बताओ। वो लड़का मुस्कुरा के साथ बोला, मुझे तुम्हें कुछ सच्चाई बतानी है जिससे तुम अनजान हो। निकिता चीरते हुए बोली, जिससे अनजाना हूं उसे मुझे अवगत कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पता उसी में खुश हूं, जो पता है वो तो ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा, जो नहीं पता वो जानकर क्या कर लूंगी मैं। वो लड़का बोला, तुम का भी अजीब हो। निकिता थोड़ा गुस्से में बोली, थैंक यू, अब आप यहां से जा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का वहां से गुस्से में चला गया।
वो लड़का फोन में गुस्से में बोला, दादू वो लड़की कुछ अजीब ही है, बात सुनने तक तैयार नहीं है, कैसी पागल लड़की है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो लड़का हैरान होकर बोला, आयुषो दादू मैं। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया तो वो लड़का हाँ में सर हिलाकर बोला, ओके। निकिता कुछ समय बाद वहां से निकलकर घर की तरफ जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे उस लड़के का आ रहा था, जो बार बार निकिता के को टक्कर मार रहा था। निकिता ने गुस्से में उस की तरफ देखा। वो ड्राइवर भी परेशान हो चुका था। बार बार टक्कर लगने की वजह से तभी उसने कार रोका और से नीचे उतरकर उस के ड्राइवर से बात करने चला गया। ड्राइवर उस में बैठे लड़के से कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक बस तेज रफ्तार से आते हुए निकिता के को टक्कर मार देता है, जिससे जाकर पैर से टकरा जाता है और की हालत भी खराब हो जाती है। वो ड्राइवर ये देखकर आरजी को फोन लगाता है। वही वो लड़का मुस्कुराते हुए फोन पर किसी से कहता है, काम हो गया, ये कहकर लेकर वहां से चला जाता है। निकिता की हालत खराब थी। वो खून से लटपट पड़ी हुई थी, ऊपर से उसके पैंट में तेज दर्द हो रहा था। उसके लिए तो ऐसा था कि उसकी लाइफ ही खत्म, उसके सर से खून निकल रहा था। निकिता को ओटी में ले जाया गया। आरजी की आंखें लाल थी। सिद्धांत भी वहां आ चुका था। वो आरजी के पास जाकर खड़ा हो गया। आरजी गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, मुझे वो आर्यन आपने आंखों के सामने चाहिए। सिद्धांत ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से जाते हुए मन में बोला, बॉस बार बार उन रत्नाकर एस को मौका दे रहे हैं और वो लोग बार बार शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। आज तो यह आर्यन रत्नाकर गया काम से। एक कमरे के अंदर उस लड़के को 4 लोगों ने पकड़ कर रखा था। आरजी सोफे पर बैठकर अपनी लाल आंखों से उस लड़के को देख रहा था। वो खड़ा होकर हाथों में एक चाबुक लेकर उस लड़के के चारों तरफ घूमते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफी का एक्सीडेंट करवाया। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैं आर्यन हूँ, आर्यन रत्नाकर, और तू मुझसे हिम्मत की बात कर रहा है। इहान रत्नाकर के वंशज हैं हम, हिम्मत हम में जन्म से ही है, समझा, तेरे जैसा परिवार नहीं है कि नाम छुपाकर घूमे। आरजी ने आर्यन के पीठ पर चाबुक मारते हुए गुस्से में बोला, इहान रत्नाकर ने माफिया बनकर लोगों की मदद की थी और तुम लोग खुद को उनका वंशज कहकर उनका नाम खराब कर रहे हो। तुम लोग माफिया बनकर लोगों को मौत दे रहे हो। कितनी बार मौका दिया तुम लोगों को सुधारने का, लेकिन तुम लोग। ये कहकर दोबारा चाबुक उसके ऊपर चलाया। आर्यन दर्द से चीख उठा, फिर कहा, हम रत्नाकर हैं और तू हमें मौका दे रहा था। हमारी ताकत क्या है तुम लोगों को नहीं पता। भले इहान रत्नाकर अच्छा काम करते हो और हम बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनका खून है, उनकी तरह ही तेज और गर्मी है हमारे खून में भी। आरजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चाबुक की वर्षात आर्यन के ऊपर करते हुए कहा, अरे क्या बार बार इहान रत्नाकर किए जा रहा है, मैं भी उन्हीं के वंशज से हूं। आर्यन दर्द से चीख उठा, फिर बोला, क्या पागल हो गए हो। आरजी गुस्से में बोला, हाँ, गोयन का परिवार का लोटा वारिस हूं मैं, और तुझे पता है जिसको तूने मारने की कोशिश की है वो रायचंद परिवार की बेटी है। आर्यन हैरान होकर बोला, तुम लोग जिंदा कैसे हो। तुम दोनों को तो बड़े पापा और पापा ने बचपन में ही मार डाला था। मुझे ये बात बताना होगा, छोड़ो मुझे। आरजी दांत पींचते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और अब मेरे परिवार के आखिरी सदस्य को मारना चाहते थे, और तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूं। मन तो कर रहा है तुम्हें मार डालूं, लेकिन क्या करूं, कसम दिया था पापा ने कि कुछ भी हो जाए रत्नाकर परिवार को खत्म मत करना, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन जिंदा लाश बनाकर। तभी आर्यन के दर्द भरी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा और वो किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ा रहा। आरजी के ने चाबुक को फेंका और वहां से निकल आया। ओटी के बाहर के बेसन पर आरजी अपने खून से रंगे हाथ को धो रहा था। सिद्धांत दूर खड़ा था। ओटी का दरवाजा खोलकर एकम बाहर आया और दूर से ही आरजी के खून से रंगे हाथ को देखकर मन में बोला, पता नहीं क्यों कोई इससे पंगा लेता है। खैर भाभी जल्दी ठीक हो जाया, बना प्रलय आ जाएगा। एकम एक गहरी सांस लेकर आरजी के पास जाकर बोला, मैं ओटी से आया हूं, खून से रंगा हाथ मुझे धोना चाहिए था और यहां तो धो रहा है, क्या आर्यन को टपका दिया। आरजी दांत पींचते हुए बोला, बकबस बंद कर और वाइफी के बारे में बता। एकम ने नजरें नीचे कर लिया। उसे नजरें नीचे करते देखकर आरजी ने गुस्से में उसका कूलर पकड़ लिया और लाल आंखों से एकम को देखते हुए बोला, बता कैसी है वह और कब तक ठीक होगी, मुझे मिलना है उससे। एकम नजरों को नीचे कर ही बोला, तू मिल सकता है उनसे, लेकिन। आरजी गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, लेकिन क्या। आंखों में देखकर बात कर एकम।
एकम ने एक गहरी सांस लेकर आरजी की आंखों में देखकर कहा, देख मैंने बहुत कोशिश की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो बहुत कमजोर हो चुकी है, शरीर से खून निकलकर खत्म हो चुकी है, सर पर भी चोट लगा है, ऊपर से उसका पीरियड चल रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ठोस भी नहीं दे पा रहे हैं, उसकी हालत बहुत नाजुक है। आरजी एकम के कूल्हे को कस के पकड़कर दांत पींचते हुए बोला, लिसन, अगर उसे कुछ हुआ ना तो भी जिंदा नहीं रह पाएगा, समझ ले यह बात। ये कहकर उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया और खुद ओटी के अंदर चला गया। एकम का सर जाकर दीवार से लगा, उसने अपना हाथ सर पर रखा और कढ़ाते हुए बोला, आह देख, हम कुछ नहीं कर सकते, 3 घंटे में अगर उसे होश नहीं आया ना तो सब खत्म समझ। आरजी ने जब मशीनों के बीच बिस्तर पर लेटी निकिता को देखा, उसकी लाल आंखें नम हो गई। उसने निकिता के हाथ को पकड़कर कहा, हर कोई छोड़कर चला गया, अब क्या तुम भी? प्लीज मत जाओ ना छोड़कर, तुमने कहा था ना कि हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, तो ये सब प्लीज आंखें खोलो, होश में आऊं, मैं अकेला क्या करूंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। ये कहकर निकिता के हाथ को आपने फोरहेड पर लगा लिया। आरजी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। निकिता की आंखें बंद थी, वो आपने सपने में थी, जहां उसके चारों तरफ धुबा ही धुबा था। वो खुद से बोली, मैं कहाँ हूं? तभी वो सब धुबा उसके सामने से हट गया और एक दृश्य उसके सामने चलने लगा। खून से लटपट बहुत सारे लोग जमीन पर गिरे हुए थे। एक 8 साल का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची सभी के पास जाकर बोल रहे थे, दादी, माँ, काकी, उठ जाओ ना, पापा। तभी एक आदमी ने अपने कमजोर आवाज में उन बच्चों को बुलाया, बच्चों। वो दोनों बच्चे लाशों को पार करते हुए खून से लटपट उस इंसान के पास जाकर बोले, पापा। वो आदमी बोला, बब्बा, बांधा करो पा से कभी भी रत्नाकर परिवार से बदला लेने के बारे में नहीं सोचेंगे आप दोनों। वो बच्ची रोते हुए बोली, नहीं पापा, हम उन्हें मार डालेंगे, उन लोगों ने हमारे परिवार को मार डाला। वो आदमी बोला, पा मानते हैं ना आप हमें? आपने पापा की बात नहीं मानेगी हमारी प्रिंसेस। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। वो आदमी उस बच्चे की तरफ देखकर बोले, हमेशा अपना और इसका ख्याल रखना। वो आदमी दोनों बच्चों के हाथों को एक साथ बांधकर बोल, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, पूरे परिवार का आशीर्वाद है तुम दोनों पर, यहाँ से निकलकर भूल जाना कि रत्नाकर परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता है, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता है, भाग जाओ। ये कहकर उस आदमी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लिया। वो बच्ची चीख उठी, पापा। उस बच्चे के आंखों में आंसू थे, उसने उस बच्ची को कसकर गले लगा लिया। निकिता के आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। इंडिया, रॉयल पैलेस, एक रूम के अंदर आर्यन बिस्तर पर बेजान हालत में पड़ा हुआ था। वो एक टक ऊपर देख रहा था, वो पलक तक झपका नहीं रहा था। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उसे एग्जामिन कर रहा था। यशवीर और अयश दोनों अपने पोते की ऐसी हालत देखकर गुस्से से भर चुके थे। एक औरत ये देखकर रोए जा रही थी और दूसरी औरत उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। यश बोला, डॉक्टर भाई कब तक ठीक हो जाएंगे? एक डॉक्टर बोला, सॉरी टू से मिस्टर यश, शायद ये कभी ठीक ना हो पाए। आरदीप गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप? यशवीर बिना किसी भाव से बोला, ऐसे जिंदा लाश बनाकर इसे रखने से अच्छा मार डालो इसे। 2 आदमी जो दरवाजे के पास खड़े थे, वो दोनों हैरान होकर बोले, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? अयश बोले, यश। वो औरत जो रो रही थी चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं यश नहीं, वह भाई है तुम्हारा। यश ना फ्रूट बैकेट से चाकू लिया और आर्यन के नस में चाकू को रखकर बोला, सॉरी भाई। आर्यन के आंखों से आंसू गिर रहे थे। यशवीर आपने कठोर आवाज में बोला, हम बाधा करते हैं, उस आरजी का सिर काटकर हम तुम्हारे इस हालत का बदला लेंगे। यश ने आंखें बंद कर आर्यन के गले का नस काट दिया और एफ के अलावा सभी जोर जोर से रोने लगे। यश के आंखों में भी नमी थी। डॉक्टर्स ने भी यह सब देखकर आंखें बंद कर लिया था। निकिता की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। यह एहसास होते ही आरजी ने निकिता के चेहरे को देखा। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरजी ने जल्दी से एकम को आवाज दिया और निकिता के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, जान। निकिता की आंखें अभी भी बंद थी। तभी एकम भी अंदर आ गया। आरजी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी निकिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने आरजी को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कमजोर आवाज में कहा, री। निकिता के मुंह से री शब्द सुनकर आरजी की मुस्कान गहरी हो गई। वो खुशी से बोला, निक तुम है, सब कुछ याद आ गया। ये सुनते ही निकिता के सामने वो खौफनाक नजारा आ गया।
उसने कसकर आरजी के हाथ को पकड़कर कहा, री उन लोगों ने सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा। निकिता के आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरजी ने निकिता के हाथ को पकड़कर प्यार से उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जान, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ना, अब ऐसे रो मत, तुम पहले से ही बहुत कमजोर हो। निकिता ने हल्के से सर हिला दिया, फिर मुस्कान के साथ बोली, तुम मेरे नखरे उठा उठाकर पागल हो गए थे ना। आरजी झट से बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे खड़ा एकम मन में बोला, वाह, ये भाभी को गिरगिट बोल रहा था, खुद तो उससे भी तेज है। मेरे सामने कुछ और भाभी जी के सामने कुछ। निकिता आंखें चढ़ाते हुए बोली, पागल भी हो गए होते तो क्या, नखरे तो तुम्हें उठाने ही पड़ेंगे, तुम्हारा काम ही यही है। आरजी बोला, हाँ, और वह भी बचपन से। निकिता ने मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाकर कहा, यस। वैसे मेरे एक्सीडेंट किसने करवाए, मुझे उसका सर भोड़ना है। आरजी बोला, तुम्हें कष्ट करने की क्या जरूरत में हूं ना। निकिता बोली, ओके, वैसे तुमने बताया नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। एकम बोला, इलाज करवाने। निकिता ने एकम की तरफ देखकर कहा, मेरा मतलब कनाडा से था। आरजी बोला, आज से 15 दिन बाद क्या है पता है। निकिता सोचते हुए बोली, आज से 15 दिन बाद। एक मिनट, सालगिरह। निकिता के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो खुशी से बोली, तुम अभी भी वो मनाते हो। आरजी बोला, हाँ, लेकिन इस बार खास है। निकिता बोली, क्यों। मुझे सब याद आ गया इसलिए। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, हम दोनों की शादी हो रही है इसलिए। निकिता शौक होकर बोली, क्या। आरजी बोला, हाँ, तुम्हें याद है ना कि हमारे परिवार की हर शादी उसी दिन होती है। निकिता बोली, हाँ याद है, लेकिन। एकम बोला, बस अब थोड़ा आराम कर लो, वैसे ही बहुत कमजोर हैं आप। निकिता बोली, तुम डॉक्टर के साथ मुझे कुछ और भी लग रहे हो। एकम कुछ समझ नहीं पा रहा था। आरजी बोला, यह मेरा दोस्त है, तुम्हारा मोटा हॉर्न थी। निकिता मुस्कान के साथ बोली, तभी तो कुछ और लग रहा था। एकम मुंह बनाकर बोला, इसकी उल्टी सीधी बातें बचपन से सिर्फ तुझे ही समझ आते थे, और अभी मुझे मोटा हॉर्न थी मत बुलाना, देखो बचपन की तरह मैं अब मोटा भी नहीं हूं। निकिता मुस्कान के साथ बोली, वृंदा दी होती तो अब वो तुमसे शादी कर लेती। वृंदा का नाम आते ही निकिता और एकम दोनों ही उदास हो गए। आरजी को भी याद आने लगा कैसे बचपन में एकम ने वृंदा को एक लड्डू देकर प्रपोज किया था, और वृंदा ने वह लड्डू अनन को दे दिया था। वृंदा आरजी की चचेरी बहन थी, और अनन निकिता का बड़ा भाई जिसे वृंदा बचपन से पसंद करती थी। सच में आज सभी जिंदा होते तो कितना खुशहाल परिवार होता। एकम वहां से चला गया। निकिता भी उदास थी। आरजी बोला, कम ऑन, उदास होने से कोई वापस नहीं आने वाला है। निकिता मुंह बनाकर बोली, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, मुझे परिवार चाहिए था इसलिए खुद तो मुझे छोड़कर चले गए और पैसे देकर नकली माता पिता बना दिया। आरजी निकिता के करीब आते हुए बोली, जान, मन तो मेरा भी था कि हम अपना परिवार बनाएं, लेकिन क्या करूं, तुम मुझे कहा अपने करीब आने। आरजी के होठ निकिता के होठों से मिलती और पहले ही निकिता ने अपने हाथ को अपने होठों के सामने रखकर बोली, दद दूर दूर। आरजी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने फिर कहा, क्या जान, परिवार तो मुझे भी चाहिए, जिसमें तुम रहो, मैं रहूं और हमारे 4-5 बच्चे। निकिता झट से बोली, 4-5 बच्चे, तुम्हें क्या क्रिकेट टीम खोलनी है। आरजी आपने होठों को निकिता के गालों में रखते हुए बोला, मन तो हमारा फुटबॉल टीम बनाने का है। निकिता आंखें छोटी कर आरजी से दूर होते हुए बोली, टीम खोलने का इतना शौक है तो किसी टीम को गोंद ले लो और मुझे दूर रहो। 4-5 तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ एक बच्चा भी नहीं करना और दोबारा शादी भी नहीं करनी। आरजी ये सुनकर सही से खड़ा हुआ और बोला, शादी होगी, क्योंकि मैंने बाधा क्या था। निकिता थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, क्या तुम हमेशा बाधा करते रहते हो, मुझे प्यार करते भी हो या बाधे के लिए साथ निभा रहे हो। और वैसे भी बचपन में तुम उस छिपकली को पसंद करते थे ना, क्या नाम था उसका, मानवी। आरजी के आईब्रो आपस में जुड़ गए। वो निकिता को घूरते हुए बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी की पोटली ना अपने पास ही रखो, बचपन से वो हमारे पीछे पड़ी है और हो कि हम पर शक करती रहती हो। निकिता हैरान होकर बोली, बचपन से ही मतलब, क्या वो छिपकली अब तक मरी नहीं और अभी भी वो तुम्हारे साथ है। आरजी बोला, हाँ, वो हमारे ऑफिस में काम करती है। निकिता गुस्से से बोली, उसकी तो बचपन, अब भी मेरे री को नहीं छोड़ा उसने। आरजी बोला, शांत हो जाओ और उसे नहीं पता कि हम तुम्हारे री हैं। निकिता सोचते हुए बोली, ओ हाँ, उसे क्या दुनिया में किसी को नहीं पता कि तुम री हो।
पता होता तो तुम जेल में रहते। आरजी बोला, ओ मेरे पास इतनी पावर है कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, और कानून की तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने। निकिता बोली, अच्छा तो अपना नाम छुपा क्यों रहे हो सबके सामने? आरजी बोला, क्योंकि प्रपोज क्या था, ये याद है ना? निकिता मुंह बनाकर सोचने लगी। निकिता बैठकर कपड़े सिलेक्टेड कर रही थी। तभी सिद्धांत वहां आकर बोला, भाभी। निकिता ने उसकी तरफ देखकर कहा, बताऊं? सिद्धांत नजरें इधर उधर कर बोला, कुछ दोनों में आपकी शादी है तो क्या आप मतलब अपनी शादी में आपने दोस्त को नहीं बुलाएंगे? निकिता हैरान होकर बोली, मेरी दोस्त? वैसे तुम्हें बड़ा फिक्र है मेरी दोस्त का। सिद्धांत बोला, नहीं मतलब वही तो आपकी आच्छी और लोटी दोस्त है। निकिता सोचते हुए बोली, वैसे वो मेरी लोटी दोस्त नहीं है ना इतनी अच्छी, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम भी सिंगल से डबल हो ही जाऊं। वैसे भी आकाश मेघा को धोखा दे रहा है, सो तुम लेकर आना उसे। ये कहकर वो वहां से बेसमेंट की तरफ चली गई। उसने देखा आरजी किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था और सामने किसी को बुरी तरह मारा जा रहा था। निकिता आरजी के पास जाकर बैठ गई। उसे वहां देखकर सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे और उस आदमी को मारना भी बंद कर दिया था। निकिता सभी की तरफ देखकर बोली, क्या रुक क्यों गए, अपना काम करो। आरजी निकिता को घूरते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम, कपड़े देख रही थी ना? निकिता मुंह बनाकर बोली, हाँ लेकिन मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया। शादी के लहंगे को लेकर मेरे बहुत डिमांड है। एक्चुअली में ना शादी को लेकर ही बहुत ज्यादा डिमांड है। आरजी बोला, कैसे डिमांड? निकिता आरजी की तरफ मुंह कर उसके गोंद में बैठकर उसके गले में हाथ डलकर बोली, पहले तो मिस्टर दूल्हे राजा, आपको उस दिन थोड़ा क्यूट लगना होगा। ये सुनते ही आरजी की आंखें चढ़ गई। निकिता बोली, और दूसरा हमें शादी के सारे रस्म पूरे चाहिए हैं। दुल्हन दिन में एक जोड़ी कपड़े पहनते हैं लेकिन हमें कम से कम 12 कपड़े पहने हैं, समझे? और तभी वो आदमी जो खून से लटपट था वो चिल्लाते हुए बोला, आरजी बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुझे मारकर। निकिता उसे इग्नोर कर फिर बोली, और वो आदमी फिर बोल उठा, आरजी याद रख, यार कभी किसी को माफ नहीं करता। निकिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत कर बोली, और वो आदमी फिर बोला कि पावर के बारे में नहीं जानता तू। निकिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आरजी के पॉकेट से गन लिया और आपने कंधे पर गन रखकर बिना देखे उस आदमी के ऊपर शूट कर दिया। सभी लोग हैरान होकर 2 कदम पीछे चले गए। वह आदमी खून से लटपट जमीन पर गिरा हुआ था। निकिता ने गुन को सोफे पर फेंक कर कहा, सीखे सालों हो गए लेकिन गन चलाना भूले नहीं हम। याद है ना, हम दादू के फेवरेट स्टूडेंट थे। आरजी बोला, क्योंकि तुम सबसे छोटी थी। निकिता बोली, जो भी हो, हम उनके फेवरेट थे और हमने तुम्हारे इस आदमी को मार डाला, किसी काम का था तो नहीं ना ये? आरजी निकिता को आपने नीचे कर लेटा है और खुद उसके ऊपर आकर बोला, काम तो सिर्फ तुम मेरी आ सकती हो। निकिता आरजी की आंखों में देखते हुए बोली, देखो हटो यहां से। सभी गार्ड्स पीछे मुड़कर खड़े हो गए थे। सभी गार्ड्स हैरान थे। एक गार्ड बोला, बॉस तय बॉस लेडी बॉस तो फायर है। दूसरा गार्ड बोला, इसलिए तो बॉस उनसे प्यार करता है। आरजी निकिता के और करीब आते हुए बोला, नहीं हता तो, और वैसे भी बीवी हो तुम, मेरी हक है तुम पर। निकिता आरजी को घूरते हुए बोली, देखो मिस्टर दूर रहो, पहले तो मैं बीमार हूं, दूसरा मेरा पीरियड चल रहा है, और तीसरा मेरा भी हक है तुम पर रेप करने का आरोप लगाने का, और जबरदस्ती शादी करने पर भी। आरजी ने निकिता के गर्दन पर आपने होठ रखकर कहा, कानून हमारी मुट्ठी में है और वैसे भी जिसके पास पैसा है पावर उसके पास होता है। निकिता अब चीर चुकी थी। वह आरजी को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो ईर, जाने दो। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, आज तो सुहागरात मानकर रहूंगा। मूव। सभी गार्ड्स वहां से हवा की तरह गायब हो गए। निकिता आंखें छोटी कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो, देखो मैं सच में। आरजी निकिता के गले पर आपने होठों को रखकर बोला, क्या कर लोगी बताओ। निकिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरजी को धक्का दिया तो वह हल्का सा उससे दूर हो गया। वो निकिता को हैरानी से देखने लगा। निकिता खड़ी होकर गुस्से में बोली, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, अभी तक माफ नहीं किया है हमने तुम्हें। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। आरजी गुस्से में बोला, अरे मजबूरी थी मेरी, बना तुम्हें छोड़कर क्यों आता मैं, समझती क्यों नहीं तुम। निकिता गुस्से में वहां से चली गई। सिद्धांत अंदर आकर बोला, बॉस आर्यन की मौत के बाद से एव कुछ और ही प्लानिंग में लगा हुआ है। आरजी गुस्से में बोला, कसम की बचाह से उस पूरे परिवार को मार भी नहीं पा रहा मैं, और ऊपर से वो लोग सुधरने का नाम तक नहीं ले रहे।
पहले तो ये परेशानी थी कि निक को कुछ याद नहीं है और अब पता नहीं वो मुझे बार बार क्या छुपा रही है। हद है। प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। निकिता कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। वो उस कमरे की तरफ जाकर देखती है तो वहां एकम सोफे पर बैठकर सामने टीवी पर वीडियो देख रहा था। हल्का से दरवाजा खोलकर निकिता भी अंदर चली गई। सामने एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक 8 साल का मोटा सा लड़का गार्डन में बैठकर लड्डू खा रहा था। वहीं 3 साल की एक बच्ची को एक 8 साल का बच्चा झूला झूलाते हुए गाना गा रहा था। एक 10 साल का बच्चा घास पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। वहीं 5 साल की एक बच्ची और एक 8 साल की बच्ची के साथ बॉल से खेल रही थी, लेकिन उस बच्ची की नज़र झूला झूल रहे दोनों बच्चों पर थी। वो बच्ची आवाज देते हुए उस बच्चे से बोली, री, क्या तुम उस बच्ची के साथ खेलते रहते हो? ये सुनकर वो 3 साल की बच्ची गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, दी आपको क्या प्रॉब्लम है री को मेरे साथ खेलने से? और सिर्फ मैं री को री बुला सकती हूँ, तुम उसे उसके पूरे नाम से बुलाओ ना। वो बच्ची बोली, निके भूल मत, मैं तेरी दीदी हूँ। वो 10 साल का बच्चा बोला, चुप हो जाओ तुम दोनों, और तन्वी तुम वृंदा के साथ खेल रही हो ना, तो आरजी को खेलने दो निके के साथ। वो मोटा सा लड़का मुंह में लड्डू भरते हुए बोला, तन्वी तुम्हें लड़ाई करना क्यों पसंद है? तुम खेलो ना वृंदा के साथ। तन्वी गुस्से में बोली, तुम चुप रहो एकम, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे परिवार के बीच आने का। निकिता बोली, क्यों, वो दोस्त है हमारा, मेरा मतलब रीका। आरजी बोला, आनंद अब बस करो, वीडियो बन गया होगा। निकिता मुंह बनाकर बोली, क्या री तुमने वीडियो में ही वीडियो की बात कर दी, हमारा शूटिंग चल रहा था। कैमरा के पीछे से एक लड़की बोली, वैसे एक्टिंग मस्त दी तुम सह की। आरजी को छोड़कर बाकी सब भागते हुए आए और बोले, हमें दिखाओ हमें दिखाओ। निकिता को दौड़ते देखकर आरजी बोला, निक ध्यान से गिर जाऊंगी। ये सब देखकर एकम और निकिता दोनों की आंखों में आंसू थे। निकिता बोली, सच में हम कितनी मस्ती करते थे सब। एकम आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया भाभी, एक झटके में। टीवी पर अब आरजी और निकिता के बचपन के फोटोज एक एक कर आने लगे, जिसमें दोनों मुस्कान के साथ खड़े थे। एकम बोला, यह मुस्कुराहट भी तो छीन गई ना भाभी। सिद्धांत का से अपना पीठ टिकाकर मेघना की कंपनी के बाहर खड़ा उसके आने का वेट कर रहा था। तभी उसने देखा कि मेघना बाहर आ रही है। सिद्धांत ठीक से खड़ा हुआ, फिर मेघना की तरफ जाने लगा। उसने अपने कोट को ठीक कर लिया और बालों को हल्का सा पीछे किया, फिर मेघना को आवाज देते हुए बोला, है मेघना। मेघना ने जब अपना नाम सुना उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर सिद्धांत पर गई। सिद्धांत को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सिद्धांत के पास जाते हुए मुस्कान के साथ बोली, तुम यहाँ 3 दिन से देखे भी नहीं, कहाँ थे? और निकी ने भी फोन नहीं किया, कहाँ है वह? सिद्धांत बोला, फिलहाल तो वह ठीक है, और तुम है, उन्होंने कनाडा बुलाया है। मेघना हैरान होकर बोली, कनाडा, लेकिन क्यों? सिद्धांत मुस्कान के साथ बोला, कुछ दिनों बाद शादी है उनकी और बॉस की। मेघना बोली, क्या बात कर रहे हो, उन दोनों की ग्रैंड शादी होने वाली है? सिद्धांत ने हाँ में सर हिला दिया। मेघना बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम आकाश को भी ले जा सकते हैं। आकाश का नाम आते ही सिद्धांत के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वो थोड़ा कठोर आवाज में बोला, नहीं। वो कार में जाकर बैठ गया। मेघना पीछे बैठने लगी तो सिद्धांत बोला, मैं ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा। मेघना अपना बैग पीछे रखकर सामने आकर बैठ गई और बोली, सॉरी, लेकिन तुम्हें अचानक हो क्या गया, नाराज लग रहे हो? सिद्धांत कार ड्राइव करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। निकिता ने व्हाइट कलर का टॉप और ब्लू शॉर्ट्स पहना हुआ था। वह चॉकलेट स्टिक खाते हुए सीढ़ी से नीचे आ रही थी। तभी उसने देखा दरवाजे से मेघना आ रही है। निकिता को देखते ही मेघना जल्दी से उसके पास आकर उसके गले लग गई। मेघना मुस्कान के साथ बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन। निकिता बोली, थैंक्स। निकिता ने पीछे खड़े सिद्धांत की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे बॉस कहाँ है? सिद्धांत बोला, वो तो कंपनी गए हैं ना। निकिता मुंह बनाकर बोली, हाँ पता है, कौन सी कंपनी में गए हैं, तुम भी जा रहे हो वहां? सिद्धांत बोला, मैं वह। निकिता बोली, हमारे साथ चली, डोंट वरी री, वैसे भी सब कुछ अकेले हैंडल कर सकता है। मेघना निकिता के पीछे आते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? निकिता कार में बैठते हुए बोली, जहां हमारी शादी होने वाली है। कार ने तेज रफ्तार पकड़ी और 30 मिनट्स में कार ने एक गेंद को पार किया। गेंद के ऊपर बड़े स्टाइल से लिखा हुआ था, नाइट कैसल। कार आकर कैसल के सामने रुकी। मेघना जब उस जगह को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वहां शादी की तैयारी चल रही थी।
निकिता नीचे उतरकर उस कैसल को देखने लगी। उसे देखते ही उसके सामने उनके बचपन के वो सब यादें घूमने लगी। कैसे यहाँ आकर सभी बच्चे खेलते थे, हर सालगिरह कैसे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता था। मेघना बोली, वाह, ये सब कितना खूबसूरत है। क्या यहाँ तेरी शादी होने वाली है? निकिता अंदर जाते हुए बोली, हाँ, और एक बात पता है, यहाँ पहली शादी हुई थी इहाना रत्नाकर और रियान गोयनका की, जिसे हम नाइट बुलाते थे। उसी तारीख में उनकी शादी हुई थी जिस तारीख में इहान और रणवीर रत्नाकर की शादी हुई थी। बाद में गोयनका परिवार की हर शादी उसी तारीख को इसी मंडप पर होने लगा। गोयनका परिवार उस तारीख को बहुत धूमधाम से मानते थे। मेघना बोली, वाह, क्या हिस्ट्री है इस जगह की। मेघना थोड़ा हैरान होकर बोली, एक बात पूछो। निकिता बोली, क्या? मेघना बोली, गोयनका परिवार तो खत्म हो चुका है ना, तो उनकी परंपरा के बारे में तुझे किसने बताया? निकिता मुस्कान के साथ बोली, जानना है, लेकिन जानने के बाद जिंदा रहने का परमिशन नहीं है। मेघना 2 कदम पीछे जाकर बोली, ईर दड़ा मत, आरजी के साथ रहते रहते तो भी बड़ी खतरनाक लगने लगी है मुझे। निकिता मुस्कान के साथ बोली, खतरनाक तो मैं बचपन से ही हूं। वो मन में बोली, बना क्या 5 साल की उम्र में उन कातिल को मार पाती। निकिता की नजर सामने के दीवार पर लगे फोटोज पर गई। मेघना भी उस दीवार को मुस्कान के साथ देख रही थी। वो एकदम ऊपर के 2 फोटोज को देखकर बोली, ई तेरी आंखें, नहीं नहीं, तो पूरी की पूरी उस फोटो वाली लड़की से मिल रही है। निकिता जो आंखों में आंसू लिए 2 फोटोज को छू रही थी, आपने होश में आकर मेघना के दिखाई फोटो को देखते हुए बोली, वो रणवीर रत्नाकर है। मेघना ने दूसरे फोटो को देखते हुए बोली, यह इहान रत्नाकर है ना? आरजी तो बिल्कुल इनकी तरह दिखता है। कहीं तुम दोनों इनके रीबर्थ तो नहीं होना? निकिता चीड़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मेघना भी उसके पीछे पीछे चली गई। मेघना दीवारों में देख पा रही थी कि वहां बहुत से फोटोज थे। तभी एक फोटो को देखकर उसके कदम रुक गए। निकिता उसे रुकते पाकर बोली, क्या हुआ? मेघना हैरान होकर एक फोटो की तरफ इशारा कर बोली, यह तेरी फोटो है ना? बचपन में तू ऐसी ही दिखती थी। निकिता ने भी उस फोटो को देखा जिसमें एक छोटी सी 5 साल की बच्ची मुस्कान के साथ खड़ी थी। निकिता उस फोटो को देखते हुए बोली, कम ऑन, यह मेरा घर है। आरजी मुझे प्यार करता है, क्या वो मेरे फोटोज यहां नहीं लगाएगा? मेघना ने भी हाँ में सर हिला दिया। उसकी नजर दीवार पर लिखे 2 शब्दों पर गई। मेघना बोली, गोयनका का समझ आ गया, लेकिन ये रायचंद एस कौन है? निकिता बोली, अवीर रत्नाकर को पहचानते हो? मेघना बोली, हाँ, इहान रत्नाकर का बेटा ना, और अभी का राक्षस के पापा। निकिता आंखें छोटी कर बोली, उनका खुद का भी बहुत पहचान है। के अलावा भी उनकी एक बेटी थी अवीरा। अवीरा रत्नाकर की शादी हुई थी शिविन रायचंद से। उनके बेटे थे ईशांत रायचंद। रायचंद परिवार और गोयनका परिवार के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। अवीर, यशा रत्नाकर और इहाना रियान गोयनका के मौत के बाद दोनों परिवार दूर हो गए थे। ने गलत का शुरू कर दिया था। उसी को रोकने के लिए इहाना गोयनका और रियान गोयनका के बेटे रिहान गोयनका और शिविन रायचंद ने मिलकर एक संगठन खोला, जिसे उनके बेटे रूहान और आर्थिक गोयनका और ईशांत रायचंद ने भी चलाया। और वह लोग बार बार के काम में दखल दे रहे थे, इसलिए ने पूरे परिवार को मार डाला और इल्जाम दे दिया एक 8 साल के बच्चे के ऊपर, जिससे पुलिस जेल लेकर चले गए और उसे पागल कहकर पागल खाने तक भेज दिया। निकिता के आंखों में नमी आ गई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। मेघना भी यह सब सुनकर हैरान थी। सभी दुनिया वालों को तो बस यही पता था कि एक पागल बच्चे ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। निकिता एक मुस्कान के साथ बोली, एक बात पता है, ईशांत रायचंद अपनी छोटी बेटी की शादी रूहान गोयनका के उसी पागल बेटे से करवाना चाहते थे। आरजी जो अभी अभी वहां आया था, वो ये सुनकर मन में बोला, यह मुझे पागल बोल रही है। निकिता मुस्कान के साथ बोली, और आर्थिक गोयनका की बेटी वृंदा ईशांत रायचंद के बेटे अनंत से प्यार करती थी। निकिता मन में बोली, और तन्वी दीदी से प्यार करती थी। ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता। मेघना हैरान थी। वो मुस्कान के साथ बोली, तब तो सभी के बचपन का प्यार था। अगर वो सब अभी होते तो उनकी शादी भी हो चुकी होती। निकिता ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर कहा, सच में? आरजी निकिता के हाथ को पकड़कर मेघना की तरफ देखकर आपने कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें सिद्धांत तुम्हारा रूम दिखा देगा। ये कहकर निकिता को खींचते हुए वहां से लेकर एक कमरे में चला गया। मेघना की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। वो आपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी थी। सिद्धांत वहां आकर बोला, क्या हुआ?
मेघना आपने सांसों को संभाल कर बोली, भला इतना खतरनाक आवाज भी किसी का होता है क्या? सिद्धांत मुस्कान के साथ बोला, रूह कंपा देती है उनकी आवाज। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आरजी ने दरवाजा बंद कर निकिता को दरवाजे से टिका कर कहा, तुमने मुझे पागल कहा? निकिता बोली, हाँ कहा। और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? आरजी बोला, रोमांस करने। निकिता आरजी को धक्का देते हुए बोली, सो फनी, जाने दो मुझे। आरजी बोला, एक बात बताऊं, क्या मेरे शरीर में कांटे लगे हैं जो तुम मेरे पास तक नहीं आती? निकिता आरजी के शर्ट की बटन खोलते हुए बोली, हो सकता है, चेक क्यों नहीं कर लेते? आरजी की आंखें छोटी हो गई। उसने निकिता को कमर से पकड़ लिया और आपने करीब कर बोला, क्या करने का इरादा है सोना? निकिता मुस्कान के साथ धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मार डालने का। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ निकिता को आपने और करीब करते हुए आपने धीमी आकर्षक आवाज में बोला, तो मार डालो, कसम से कोई शिकायत नहीं करूंगा। निकिता आपने उंगलियों को आरजी के गाल से होते हुए सीने तक ले जाते हुए बोली, शिकायत करने का मौका ही कहाँ देंगे हम। आरजी दीवानगी से निकिता को देख रहा था। निकिता ने उसे धक्का दे दिया तो आरजी 2 कदम पीछे हो गया और हैरानी से निकिता को देखने लगा। निकिता हंसते हुए बोली, लेकिन तुम्हें तड़पा कर हमें बहुत मजा आ रहा है, बाय बाय मिस्टर हबी। ये कहकर वो वहां से चली गई। आरजी का तो मुंह ही लटक गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे फोटो पर गई। उस फोटो में 3 साल की निकिता और 8 साल के आरजी हाथों में गन्स लेकर खड़े थे। आरजी के होठों पर मुस्कान आ गई। फ्लैशबैक, खून से लटपट पड़े सभी लाशों के बीच 3 साल की छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसे ऐसे देखकर 8 साल का बच्चा उसे गले लगाकर बोला, तुम रो मत, हम दोनों मिलकर उन लोगों को मार डालेंगे। वो 3 साल की बच्ची रोते हुए बोली, लेकिन हमने अभी प्रॉमिस किया कि हम रत्नाकर परिवार को कुछ नहीं करेंगे। वो बच्चा बोला, रत्नाकर परिवार को नहीं, लेकिन जो नकाबपोश इन्हें मार कर गए हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो बच्ची भी आंसू पोंछते हुई बोली, ओके। तभी पुलिस के आने की आवाज आने लगी। वो बच्चा खड़ा होकर बोला, चली यहां से। वो बच्ची बोली, लेकिन क्यों? वो बच्चा बोला, क्योंकि अगर हम किसी के सामने आए तो रत्नाकर परिवार हमें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो बच्ची भी उस बच्चे के साथ वहां से भाग गई। जाते वक्त उस बच्चे ने अपने साथ दोनों का गुण ले लिया। दोनों भागते भागते आकर एक मंदिर के सामने रुके। बच्ची को मंदिर की सीढ़ी पर बैठा कर वो बच्चा बोला, तुम यही रहना, हम खाने को कुछ लेकर आते हैं। वो बच्ची वही बैठी रही और वो बच्चा मंदिर के अंदर चला गया। उस बच्ची ने किसी को बात करते सुना। अरे तुमने न्यूज़ देखा, एक 8 साल के बच्चे ने आपने पूरे परिवार को मार डाला और वहां से भाग गया, अपनी 3 साल की दोस्त को लेकर। हाँ हाँ देखा, बेचारी बच्ची, पता नहीं वो पागल उस बच्ची के साथ क्या करेगा। ये बच्चे की फोटो है, कितना प्यारा है। प्यारा नहीं, खतरनाक है। आपने पूरे परिवार को मार डाला। विश्वास नहीं होता, एक बच्चे ने कैसे? क्या कैसे? गोयन का परिवार, रत्नाकर परिवार में बच्चों को बचपन से ही लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस बच्ची ने चुपके से उस फोटो को देखा। वह हैरान होकर मन में बोली, यह तो री की फोटो है। तभी वो बच्चा प्रसाद लेकर वहां आ गया और बोला, प्रिंसेस। वो बच्ची उस बच्चे का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वहां से चली गई तो उस बच्चे के हाथ से प्रसाद भी गिर गया। वो बच्ची उसे एक कोने में लेकर चली गई। वो बच्चा थोड़ा गुस्से में बोला, क्या क्या तूने? अब क्या खाएगी तू? और ऐसे खींचकर क्यों लेकर आ गई? उस बच्ची ने देखा एक उसी की उम्र की बच्ची प्रसाद लेकर जा रही है। उस बच्ची ने जाकर उसे रोका और अपने हाथों से ब्रेसलेट निकालकर उस बच्ची को देकर कहा, ये प्रसाद हमें दे दो। उस ब्रेसलेट को देखकर वो बच्ची भी खुश हो गई और प्रसाद देकर वहां से चली गई। वो बच्ची उस प्रसाद को उस बच्चे के हाथ में रखकर बोली, लिसन, पुलिस को लगता है कि तुमने पूरे परिवार को मार डाला। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ब्रेसलेट पाकर वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश थी। वो मुस्कान के साथ उस ब्रेसलेट को देखते हुए रास्ते पर चल रही थी। वही गाड़ी पर बैठे कुछ आदमी में से एक आदमी बोला, ये तो वही ब्रेसलेट है ना, जो उस भागी हुई बच्ची ने पहना हुआ था। दूसरा आदमी बोला, जरूर वही बच्ची होगी, पकड़कर मार डालो इसे। सभी ने हाँ में सर हिला दिया। एक आदमी बोला, सुन, ऐसे मारना कि कोई पहचान तक नहीं पाए। वो बच्चा ये सुनकर हैरान था। वो कुछ सोचते हुए बोला, भागकर कोई फायदा नहीं है, अब हमें आगल पहचान बनानी होगी। तभी उस बच्चे के कानों में किसी की आवाज आई, सालों से आपके दरबार में आ रहे हैं मां, लेकिन कोई पल नहीं मिला। मेरी छोटी सी कंपनी वह भी अब खत्म होने की कगार में है। वो बच्चा उस आदमी के पास जाकर बोला, मैं कुछ मदद करूं? वो आदमी हैरान होकर उस बच्चे को देखकर बोला, तुम कौन हो बेटा?
और तुम्हारी मदद मेरे किस काम की? वो बच्चा बोला, देख ले क्या क्या कर सकता हूँ। वादा है 2 साल में तुम्हारी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी बन जाएगी। बस एक बार विश्वास करके देख लो। वो आदमी बोला, मैं 8 सालों से लगा हुआ हूँ, तुम 2 सालों में टॉप 10 में ला दोगे? वो बच्चा बोला, 2 साल क्या, 2 मिनट में टॉप 10 में ला सकता हूँ, लेकिन 2 साल मुझे अपने शत्रुओं को ढूंढना है और उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए चाहिए। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक करते हैं विश्वास। 2 मिनट नहीं, 2 दिन में मेरी कंपनी को दिवालिया होने से बचा लो। 2 दिन बाद वह आदमी बोला, वाह तुम बच्चे नहीं सुपर ह्यूमन हो। बच्चे होकर 2 दिन में मेरी कंपनी को बचा लिया, जिसे मैं 4 साल से नहीं बचा पाया। वो बच्चा बोला, अब मुझे यही रहना है 2 साल के लिए। वो आदमी बोला, जरूर। वो बच्ची उस बच्चे के पास आकर बोली, जिसे बच्ची को मैंने अपना ब्रेसलेट दिया था। गुंडों ने उसे मैं समझकर मार डाला, और अब मुझे मार डालने का आरोप भी तुम्हारे ऊपर है। और तुम 2 सालों में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो बच्चा बोला, मैं आरजी एम्पायर बनाऊंगा जो रत्नाकर एम्पायर से 1000 गुना बड़ा होगा। वो बच्ची बोली, ओके करते हो। एम्पायर का किंग बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। वो बच्चा आंखें छोटी कर बोला, कम ऑन, मैं तुमसे शादी करूंगा। एम्पायर का किंग बनूंगा तो क्वीन तो तुम ही होगी ना। वो बच्ची सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई और बोली, सच में? एक काम करना, अपना पैलेस ना एक आइलैंड में बनाना। मुझे आइलैंड बहुत पसंद है। प्रेजेंट टाइम आरजी के होठों पर एक मुस्कान थी। वो बोला, वैसे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सरप्राइज है सोना। कोई तुमसे मिलने के लिए बेअब है। निकिता खुद से बातें करते हुए बोली, ओ पता नहीं, री के पास जाते ही मेरे दिमाग में तन्वी दी की बातें क्यों घूमने लगती है। तन्वी दी री से प्यार करती थी। जब वह थी तब तो मैं उनसे री को लेकर लड़ाई करती थी, लेकिन जब वह नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि शायद री उनके किस्मत में था और उनकी मौत हो गई, इसलिए मुझे मिल गया। आखिर क्या करूं मैं? वो बालकनी से चांद को देखते हुए ये सब सोचे जा रही थी। तभी आरजी ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। निकिता के होठों पर मुस्कान आ गई। आरजी बोला, यहाँ क्या कर रही हो जान? निकिता चांद को देखते हुए बोली, कल से शादी की रस्म शुरू हो जाएगी। देखो ना, मम्मी पापा सभी का कितना मन था, कितने सपने थे हमारे शादी को लेकर, लेकिन कल हमारे परिवार का कोई हमारे साथ नहीं होगा। आरजी बोला, हम, लेकिन कोई है जो हमारे शादी में होगा। निकिता हैरान होकर आरजी की तरफ मुड़कर बोली, कौन? आरजी निकिता को कमर से पकड़ते हुए बोला, है कोई हमारे परिवार का। निकिता हैरान होकर बोली, कौन है वह? बताओ ना। आरजी मुस्कान के साथ बोला, सरप्राइज है। निकिता मुंह बनाकर आरजी से दूर होते हुए बोली, मेरे को सोने जाना है। आरजी निकिता का हाथ पकड़कर उसे वापस से अपने करीब लाकर धीमी आवाज में बोली, सोना तो मुझे भी है तुम्हारे साथ। निकिता मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या नहीं सो? निकिता खुद को चुराने की कोशिश करते हुए बोली, ए हतो हतो, तुम भी बड़े बेशर्म हो। आरजी आंखें छोटी कर बोला, क्या सच में? तब तो हमें अपनी बेशर्मी दिखा देनी चाहिए। आरजी का हाथ निकिता के टॉप के नीचे से उसकी पीठ पर चल रही थी। निकिता की तो सांसें ही अटक गई थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरजी की आंखों में देख रही थी। आरजी के होठों पर तो तिरछी मुस्कान थी। निकिता हकलाते हुए बोली, देखो। आरजी धीमी आकर्षक आवाज में बोला, देखना ही तो चाहता हूं ना सोना, लेकिन तुम देखने कहाँ दे रही हो? निकिता शौक होकर चीख उठी। क्या? आरजी निकिता को आपने और करीब कर उसके बालों को पीछे करते हुए तेरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा प्यार जान, तुम क्या सोच रही थी? निकिता पहले हैरान होकर आरजी को देखती है, फिर झुंझलाते हुए बोली, आहा छोड़ो मुझे, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोचा तो तुमने था, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था। निकिता आंखें छोटी कर बोली, क्या? आरजी कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, यही कि तुम सोच रही थी मैं तुम। निकिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया और आरजी को धक्का दे दिया। आरजी ने निकिता को भी पकड़ रखा था। आरजी का पैर पिछल गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। निकिता आरजी के ऊपर था। वह आरजी के आंखों में प्यार से देख रही थी। बचपन से इन्हीं आंखों से तो उसने प्यार किया है। उसके बचपन का प्यार, उसका हीरो यही तो था, जो बचपन से उसकी जिंदगी को आसान बनाता आ रहा था। खुद चोट खाकर पता नहीं कितनी बार उसे बचाया था। आरजी निकिता को खुद में ऐसे खोते पाकर तिरछी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में बोला, जान, यही शुरू होने का इरादा है क्या? निकिता ये सुनकर होश में आई और आरजी के सीने पर मुक्का मारने लगी।
फिर उठने की कोशिश करने लगी तो आरजी ने वापस उसे आपने करीब कर लिया और आपने के हाथ को सर के नीचे रखकर चांद को देखते हुए बोला, क्यों दूर भागती हो सोना? पता नहीं कितने सालों से ये दिल तड़प रहा है तुम्हें आपने करीब, आपने सीने से लगाने को। निकिता जो खुद को आरजी से दूर करने की कोशिश कर रही थी, ये सुनकर उसने अपना सर आरजी के सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर बोली, तुम ऐसे चिढ़ते क्यों रहते हो मुझे तुम्हारे पास रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना तुमसे प्यार करने से, लेकिन डर लगता है उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुम्हारी चाहते मेरे लिए खत्म हो गई तो। निकिता की अजीबोगरीब परेशानी को सुनकर आरजी को उस पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने निकिता को कसकर गले लगा लिया और कहा, जान, तुम्हारी बातें मुझे किसी टीन गर्ल की तरह लग रही है। निकिता मुंह बनाकर आरजी को देखते हुए बोली, तुम इनडायरेक्टली मुझे बच्ची बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता मेरी उम्र की मेरी दोस्त दो बच्चे की माँ है? आरजी बोला, तो हम भी कर लेते हैं। निकिता हैरान होकर बोली, क्या? आरजी बोला, बच्चे। निकिता का तो मुंह ही लटक गया। वो आंखें बंद कर आरजी के सीने पर सर रखकर बोली, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आरजी के होठों पर भी मुस्कान आ गई थी। आरजी चांद को देखने लगा। माँ, देखिए ना, निकी सोने का नाम तक नहीं ले रही। एक औरत परेशान होकर एक 2 साल की बच्ची के बालों को सहलाते हुए एक औरत से बोल रही थी। वो औरत बोली, बच्ची है, तुम इसे साथ रहो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी अंदर आते हुए बोले, अवीरा क्या बोल रही हो, पूजा तो इन्हीं के लिए है ना? अवीरा जी बोली, लेकिन रिहान निकी बीमार है तो उसे छोड़कर नेहा बहू कैसे जा सकती है? तभी एक 7 साल का बच्चा वहां आकर बोला, आप सब जाइए, हम निक का ध्यान रख लेंगे। नेहा बोली, ऐसे कैसे रिद, तुम अभी बच्चे हो। वो बच्चा बोला, डोंट वरी, आरजी ख्याल रख सकता है अपनी फ्यूचर वाइफी का। सभी के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। अवीरा जी बोली, बहू ये हमारे शहजादे हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं। नेहा ने बच्ची को बिस्तर पर लेटा दिया तो वो बच्चा जाकर उस बच्ची के पास बैठ गया। नेहा उस बच्चे को देखते हुए बोली, देखिए दामाद जी, अपनी बेटी आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, ख्याल रखना उसका। वो बच्चा बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें माँ, हम खुद से ज्यादा इसका ध्यान रखेंगे। सभी यह सुनकर वहां से चले गए। करीब 5 घंटे बाद सभी वापस आए। जब सभी उस कमरे में गए तो वो बच्ची उस बच्चे के सीने पर सर रखकर सो रही थी। ये देखकर सभी हैरान हो गए और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अवीरा मुस्कान के साथ बोला, भगवान करे ये दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए रहे। रिहान जी मुस्कान के साथ बोले, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के वास्ते। आरजी ने निकिता की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। आरजी ने मुस्कान के साथ निकिता के फोरहेड पर किस कर निकिता के बालों को पीछे क्या और उसके गाल को सहलाते हुए बोली, जो बाधा क्या था आज भी निभा रहा हूँ, आगे भी निभा लूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे प्यार करोगी? तुम्हारी बातें अटपटी सी होती हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन हम जो समझते हैं वह भी अगर गलत हो तो कभी तो सीधे सीधे कह दिया करो, यू लव में। निकिता नींद में भी बड़बड़ाने लगी, कल हल्दी है मम्मा, आप आना मत भूलना। बचपन में छोड़कर चले तो गए, पर मुझे भूल मत जाना। और री बहुत अच्छा है, बस मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, आप होती तो कान पकड़कर उसे दांत लगाती, लेकिन आप तो। निकिता के आंखों से आंसू गिरते देखकर आरजी ने उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। निकिता ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और धीमी आवाज में बोली, आई मिस यू एवरीवन। आरजी निकिता के बालों को सहला रहा था। तभी निकिता ने होले से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजर आरजी के चेहरे पर गई, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी आंखें बंद थी। निकिता उसे देखते हुए बोली, क्या तुम सो रहे हो? आरजी बोला, नहीं। निकिता बोली, ओ अच्छा, गुड मॉर्निंग। ये कहते हुए वो उठने लगी। तभी आरजी ने वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, ऐसे कैसे, मुझे मॉर्निंग किस भी चाहिए। निकिता वापस उठने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें शादी के बाद मॉर्निंग किस दिया करूंगी। आरजी ने वापस से निकिता को अपनी तरफ खींचा तो निकिता का सर आरजी के सीने में जा लगा। आरजी बोला, पर हमारी तो शादी हो गई है ना। निकिता सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोली, इस बाली शादी के बाद, ठीक है ना, अब जाने दो। आरजी वापस उसे आपने करीब कर बोला, बस एक किस करोगी तो मर थोड़ी जाऊंगी। निकिता मुस्कान बनाकर बोली, अगर किस नहीं करूंगी तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, चली जाने दो मुझे। आरजी ने उसे जाने नहीं दिया तो निकिता मुंह बनाकर आरजी को धमकाते हुए बोली, देखो आज हमारी हल्दी है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो। आरजी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्यों याद नहीं आ रहा?
निकिता ने मुंह लटका लिया, फिर बोली मैं तुम्हें मंडप में छोड़कर भाग जाऊंगी। आरजी आंखें छोटी कर आपने आकर्षक आवाज में बोला, सुहागरात के दिन छोड़ के जाने का बदला लेने वाली हो। निकिता झुंझलाते हुए बोली, आह तुम बार बार जाकर ऐसी ही बातों पर अटक जाते हो। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कैसी बातों पर सोना। निकिता उसे बुरी तरह घुने लगी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आरजी का तो मूड ही ऑफ हो गया, लेकिन निकिता बहुत खुश थी। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, कोई आया है। आरजी आपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखकर आंखें बंद कर बोला, कब तक बचोगी सोना। निकिता ये सुनकर मुंह बनाकर वहां से दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही एक लड़की मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, रिद्ध। निकिता हैरान होकर बोली, तुम कौन और तुम्हें री का नाम कैसे पता। उस लड़की ने बहुत ही अजीब नजरों से निकिता को ऊपर से नीचे तक देखा। आरजी पीछे से बोली, यही तो है वह। निकिता उस लड़की को बुरी तरह घूरते हुए बोली, कौन। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्या निकी, मुझे लगा तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगी। निकिता कमर पर हाथ रखकर बोली, 4 साल बाद मैं खुद को शीशे में देख लूं तब भी मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी, तो तुम कौन सा स्पेशल हो। वो लड़की पहले तो उस लड़की को देखकर आंखें चढ़ाती है, फिर तेरी मुस्कान के साथ बोली, आज भी बदली नहीं तुम, है ना। निकिता कंधे उचकाते हुए बोली, बदलना है भी नहीं, पहले बताऊं तुम हो कौन। री बोल रहा था, हमारे परिवार में से कोई हो तो बताना, जा हमारे कौन सी परिवार की सदस्य थी तू। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बुरा लगेगा तुम्हें सुनकर कि तुम अपनी दी को पहचान नहीं पाए। निकिता हैरान होकर बोली, दी मतलब तन्वी दी। तन्वी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ, अपनी बहन को भी पहचान नहीं पाई तुम। आरजी ने तो एक नजर से पहचान लिया था। निकिता मुस्कान के साथ बोली, री की नजर तेज है ना, इसलिए गलतफहमी मत पालना, और वैसे रही मेरी बात में अपनों को भी नहीं पहचानती, इतने सालों बाद तुम तो मेरी सौतेली बहन हो। तन्वी निकिता को गले लगाते हुए बोली, ताना देना कोई तुमसे सीखे। वो निकिता के कानों में धीरे से बोली, देख लेना मैं रिद्ध को तुमसे छीन लूंगी। निकिता भी धीरे से बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मैं री के करीब जाने के बारे में ही सोचूंगी। बना मुझे लग रहा था कि तुम्हारे जाने की वजह से तो री मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी कंफर्म हूं कि री मेरा है। तन्वी मुस्कान के साथ बोली, तब तो ये जंग फिर शुरू हो गई। ये शादी तो नहीं होने वाली, लेकिन तलाक जरूर हो जाएगा तुम दोनों का। निकिता मुस्कान के साथ बोली, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकती हो। आरजी सीने पर हाथ बांधकर उन दोनों को देख रहा था। वो मन में बोला, पता है कि तुम्हारे साथ तन्वी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन उसे अगर आंखों को सामने नहीं रखा तो पता नहीं पीछे से कौन सा खंजर घुसा दे। और वैसे भी बिना लड़ाई किए तुम रह नहीं पाती, और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, इसलिए लड़ाई इससे कर लेना और प्यार हमसे। निकिता और तन्वी एक दूसरे से दूर हुए। तन्वी आरजी की तरफ देखकर बोली, रिद्ध मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आरजी कुछ कहता उससे पहले ही निकिता झट से बोली, दी हम आते हैं ना, पहले शावर तो ले ले। तन्वी थोड़ा हैरानी से बोली, हम क्या मतलब है, तुम जाकर शावर ले लो ना, तब तक मैं रिद्ध से बातें कर लेती हूँ। निकिता मुस्कान के साथ बोली, दी समझिए ना बात को, हमारी आदत है कि हम शावर लेते वक्त। तन्वी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी बेशर्म होगी। निकिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, पहले नहीं थी लेकिन अभी प्यार ने बना दिया है। तन्वी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही निकिता ने बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा बंद कर दिया। तभी आरजी ने उसे घुमाकर दीवार से टिका लिया और कहा, शावर लेते वक्त क्या सोना। निकिता हकलाते हुए बोली, क कुछ नहीं। आरजी बोला, चली। निकिता हैरान होकर बोली, कहा। आरजी बोला, वॉशरूम में, हम हमेशा साथ में शावर लेते हैं ना। निकिता शौक होकर बोली, क्या, कभी नहीं। आरजी बोला, तुमने अभी तो तन्वी से कहा था ना। निकिता बोली, मैंने बस ऐसे ही कहा था, इसे सीरियसली मत लो। आरजी, निकिता को आपने करीब कर बोला, लेकिन मैं तो ले चुका हूं। निकिता आरजी से बचने के लिए बोली, आज हमारी हल्दी है जान, चली ना, चलते हैं। आरजी हैरान होकर बोला, जान। निकिता हकलाते हुए बोली, हाँ पति देव, चली ना। आरजी बोला, चलते हैं ना। शावर लेने के बाद निकिता मुस्कान के साथ आरजी को धक्का देकर बोली, जाऊं, जाकर कहीं और जाकर शावर ले लो, क्योंकि यह वॉशरूम मेरा है, बाय बाय। ये कहकर वो वॉशरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। आरजी आपने गर्दन को सहलाते हुए वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, सच में पागल है ये लड़की, और मैं भी पागल हो गया हूं इसके चक्कर में। ये कहकर आपने स्टडी रूम में चला गया।
कुछ देर बाद पीले रंग का धोती कुर्ता पहने आरजी नीचे आया, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके साथ निकिता भी पीले रंग का लहंगा पहने नीचे आई, जिसमें वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। निकिता ने नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा था कि यह शादी कोई 2-4 लोगों के बीच होने वाली है, लेकिन यहाँ तो बहुत से लोग थे। निकिता ने देखा वहां पूरा परेरा परिवार था। यह परिवार वही था जिसके फैमिली बिजनेस को आरजी ने 2 दिन में टॉप 10 में पहुंचाया था, और बचपन में 2 साल वह दोनों उनके साथ ही थे। वहां एकम का पूरा परिवार था, सिद्धांत की बहन और कुछ बड़े बड़े लोग, जिसके साथ आरजी की पार्टनरशिप थी। सबसे हैरानी वाली बात निकिता के लिए ये थी कि वहां मीडिया भी आए हुए थे। निकिता मुंह बनाकर आरजी के हाथ को कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ चुकाते हुए उसके कानों में बोली, यह क्या इतनी बड़ी न्यूज़ मुझे कवर करना चाहिए था, और तुमने इन सभी को बुलाकर मेरा पट्टा काट दिया। आरजी ने आंखें छोटी कर अपनी वाइफी को देखा, फिर खुद को शांत कर बोला, यहाँ के सीसीटीवी के सारे रिकॉर्डिंग लेकर चली जाना। ये लोग फोटोज लेंगे, तुम वीडियो लेकर चली जाना, ओके। निकिता सोचते हुए बोली, आइडिया अच्छा है, समझ आता है कि कैसे माफिया हंटर बने हो तुम। आरजी से घूरकर उसे देखा। आरजी और निकिता की हल्दी पार्टी स्टार्ट हो गई थी। आरजी और निकिता सोफे पर बैठे हुए थे। मेघना ने जाकर निकिता को हल्दी लगाई और एकम ने आरजी को, सिद्धांत ने भी जाकर आरजी को हल्दी लगाया। तन्वी ने मुस्कान के साथ पहले तो आरजी को हल्दी लगाया, फिर निकिता के पास आकर धीरे से निकिता के गालों में हल्दी लगाते हुए बोली, हल्दी तो लग रही है, लेकिन ये हल्दी मुझे लगनी चाहिए। ये कहकर खुद ही आपने गालों में लगा लिया। निकिता ने आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर मुस्कान के साथ उसके गालों में हल्दी लगाते हुए बोली, भगवान करे जल्द से जल्द तुम्हारी भी शादी हो जाए दी। निकिता ने तन्वी का पूरा मुंह हल्दी हल्दी कर दिया था। वो पहचान में भी नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सभी को तन्वी की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी, आरजी के अलावा, क्योंकि आरजी की नजर निकिता पर थी, जो होंठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए तन्वी को देख रही थी। निकिता जब महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, उसने आंखों के कोने से आरजी को देखा, फिर हल्दी को उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और उसने हल्दी वाला कटोरा उठाकर पूरी हल्दी आरजी के ऊपर डाल दिया। सभी मुंह में हाथ रखकर खड़े हो गए। आरजी भी खड़ा होकर निकिता को घूर रहा था। निकिता आरजी को देखकर हंस रही थी। आरजी ने तिरछी मुस्कान के साथ हल्दी अपने हाथों में लिया और निकिता की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर निकिता थूक निगलते हुए पीछे जाने लगी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। निकिता वहां से भागने लगी। आरजी भी उसे पकड़ने के लिए भागा। वो दोनों पूरे गार्डन में भाग रहे थे और सभी लोग आरजी को ऐसे देखकर हैरान थे। आखिर आरजी जैसा शख्स, जिसके शब्द में ही रूह कंपा देने वाली कठोरता हो, वो आज अपनी वाइफी के बच्चेकानी हरकतों में साथ दे रहा है। निकिता हवेली के अंदर चली गई। तभी आरजी ने उसे पकड़कर दीवार से टिका लिया। निकिता ने आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने रख लिया। आरजी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने निकिता को कमर से पकड़ लिया तो निकिता ने अपने दोनों हाथों को हटाकर हैरानी भरी नजरों से आरजी को देखा। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं हल्दी तुम्हारे गालों में लगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था? निकिता झुंझलाते हुए आरजी के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम बेशर्म कहीं के, छोड़ो, लोग क्या सोचेंगे? आरजी निकिता के खाली पीठ पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, बेशर्म तो मैं हूं। निकिता अपने टोस के ऊपर खड़ी होकर आरजी के गर्दन पर बहुत जोर से बाइट करती है और उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। आरजी 2 कदम पीछे हो गया था। वह अपने गर्दन को सहलाते हुए बोला, जान लव बाइट देकर जा रही हो, अब तो लव किस भी चाहिए मुझे। ये कहकर वापस से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। वो दोनों पीछे वाले गार्डन में आ चुके थे। आरजी ने निकिता का दुपट्टा पकड़ लिया था। निकिता मुंह बनाकर बोली, छोड़ो इसे। आरजी निकिता के पास आते हुए बोला, नहीं छोड़ा तो। निकिता मुस्कान के साथ बोली, तो हम इसे छोड़ देंगे। ये कहकर दुपट्टे को छोड़ दिया और वहां फाउंटेन से गिर रही पानी को आरजी के ऊपर मारने लगी। आरजी ने निकिता के दुपट्टे को गले में टांग लिया, फिर निकिता को पकड़ने के लिए भागते हुए बोला, तुम्हें। आरजी ने निकिता को पकड़ लिया। निकिता खुद को चुराने की कोशिश कर रही थी, तभी दोनों पास के पूल में गिर गए। निकिता ने जब ये देखा, वो आरजी के ऊपर और पानी मारने लगी। आरजी की नजर निकिता के गिले बदन पर गई, जो भीगने की बचाह से और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। सामने वाले गार्डन में सभी लोग खाना खा रहे थे और सभी बहुत ज्यादा खुश भी थे, लेकिन तन्वी को वहां बैठना पसंद नहीं आ रहा था।
वह खड़ी हुई और हवेली की तरफ जाने लगी। सिद्धांत उसके सामने आकर बोला, आप कहाँ जा रही है? तन्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दांत पींचते हुए बोली, नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझे। पास ही बैठी सिद्धांत की बहन को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिद्धांत भी यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया, फिर बोला, नौकर हूं इसलिए तो नौकर का काम कर रहा हूं। बॉस और लेडी बॉस अंदर है, उन्हें प्राइवेसी देना। तन्वी यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम दूसरों को देखो और मुझे जाने दो, समझे। ये कहकर सिद्धांत को धक्का देकर वहां से चली गई। एकम जो दूर से ये सब देख रहा था, वो मन में बोला, अभी भी यह जिंदा इसलिए है कि रिद और निकिता के बीच कांटा बन सके। वृंदा सही कहती थी चुड़ैल, उस हादसे में इसकी जगह मेरी वृंदा बच जाती तो कितना अच्छा होता। वृंदा की याद आते ही उसके आंखों में नमी आ गई। तन्वी पैर पटकते हुए हवेली के अंदर चली गई। उसने चारों तरफ उन दोनों को ढूंढा लेकिन वह दोनों कहीं नहीं थे। तभी पीछे से गार्डन से उसने निकिता के हंसने की आवाज आई। ये सुनकर तन्वी को गुस्सा आ गया। वो उस तरफ चली गई। तभी उसकी नजर निकिता और आरजी पर गई। वो दोनों पूल में पानी से खेल रहे थे। ये देखकर तन्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत कर पैर पटकते हुए पूल की तरफ जाते हुए बोली, अरे तुम दोनों यहाँ हो, वहां मेहमान तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। आरजी ने जब तन्वी की आवाज सुनी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन निकिता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मुस्कान के साथ बोली, क्या दी, थोड़ा देर से आती ना, अभी हम दोनों की। तन्वी तो दांत पीछने लगी, लेकिन निकिता की आधी अधूरी बात सुनकर आरजी ने हैरानी से निकिता की तरफ देखा। वह मन में बोला, ये लड़की तब से मेरे पास तक नहीं आ रही है, अभी इसे जलाने के लिए किसकी बात कर रही है। तन्वी दांत पीछते हुए बोली, कितनी बेशर्म हो गई है ना तू, अपनी दी के सामने ऐसी बातें कर रही है। निकिता मुस्कान के साथ बोली, बेशर्म तो आप भी हो गए हो ना दी, अपनी बहन को उसके पति के साथ रोमांस करते हुए देख रही हो। तन्वी गुस्से में दांत पीछ रही थी। वो बोली, निकी तुझे तो पानी में ज्यादा देर भीगने से सर्दी हो जाती है ना। निकिता बोली, होती थी दी, अभी नहीं होता। वैसे दी आपको यहाँ से जाना चाहिए, हमें टाइम लगेगा, मेहमानों को आप समझा दो, है ना डार्लिंग। आरजी ने ये सुनकर तिरछी मुस्कान के साथ निकिता के हाथ को पकड़कर उसे आपने करीब कर लिया और उसे कमर से पकड़कर बोला, बात तो बिल्कुल सही है, हमें हमारा अधूरा किस भी तो पूरा करना है ना। निकिता नजरें चुराने लगी। ये सब देखकर तन्वी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। निकिता आरजी से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, वो मेहमान वेट कर रहे होंगे ना, चलते हैं। आरजी बोला, क्यों, हमारा अधूरा काम तो पूरा कर लूं। निकिता हकलाते हुए बोली, कौन सा अधूरा काम, चली हमें जाना चाहिए। आरजी बोला, और क्या किस। निकिता झूठी खांसी के साथ बोली, लगता है मुझे सर्दी लग गई है। आरजी बोला, कोई ना, मैं हूं ना तुम्हें ठीक करने के लिए। निकिता मुंह बनाकर हकलाते हुए बोली, तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो हमारी सर्दी ठीक कर दोगी। आरजी निकिता के कानों में धीमी आवाज में बोला, जाना तुम है, प्यार की सर्दी चढ़ी है और इसे ठीक करना हमें अच्छे से आता है, रात को हम तुम्हें इसका डोज दे देंगे। ये कहकर तिरछी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उसे समझ आया और वह चिल्लाते हुए बोली, री। आरजी तो तिरछी मुस्कान लिए वहां से जा चुका था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।